कैसे हैं आप लोग? चलें सही, तैयारी बढ़िया जा रही है सबकी, वेरी गुड। और 21st प्री बोर्ड आपके जो है वो 21st से हो गए हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। उतनी ही टेंशन अभी भी आपको होगी और उतना ही प्रिपरेशन में जो रहती है कि अभी नहीं हुआ, अभी कुछ और बाकी है, वो सारी चीज़ें उतनी ही रहती हैं। टाइम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जितना ज़्यादा टाइम हमारे पास होता है उतना ज़्यादा हम रिलैक्स हो जाते हैं। खैर, स्टेप बाय स्टेप आप ये सोच के चलें कि आपको बोर्ड देना है और प्री बोर्ड को हवा ना बनाएं कि एग्ज़ाम में कैसा आएगा, टफ़ क्वेश्चन आएगा। वो तो ज़ाहिर सी बात है, क्वेश्चन टफ़ ही आएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कैसे आएंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि टफ़ क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन है, तो फिर टेंशन किस बात की, है ना। टोटल फोकस करें आप, जो आपका सिलेबस है, जितना पढ़ाया गया है वो कंप्लीट कर लें एनी हाउ, ठीक। और ट्राई करें कि जो ये एनसीईआरटी है उसका एक एक पॉइंट आपकी फिंगर टिप पे हो। और अगर आपकी एलन भी फिंगर टिप पे है तो नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट गुड मार्क्स इन प्री बोर्ड। सो नो नीड टू पैनिक, जस्ट रिलैक्स योर माइंड, काम डाउन, अच्छे अच्छे खाने खाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें करने का टाइम तो नहीं है अच्छी चीज़ें करने का, खैर, लेकिन खाना पीना अच्छा खाएं, एनर्जेटिक वाले चीज़ें खाएं। बहुत ओवर इतना ज़्यादा ना खा लें कि भाई नींद ही आ रही है ना। रात को जल्दी हम खाना खा लेते हैं तो नींद आने लगती है, दोपहर में हमने खाना खा लिया तो बहुत लेजीनेस आने लगता है। तो एक्टिव चीज़ें खाएं, सुबह में जो सुबह जल्दी उठें, रात में जल्दी सोएं, प्रॉपर स्लीप लें। प्रॉपर स्लीप का मतलब 6 आवर तो मस्ट है। अगर आप इससे कम सो रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है अपने बॉडी के साथ, अपने गोल के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गोल आपसे कह रहा है, आपका जो गोल है, जो आपका एम है, ये जो आपका एम है टू बिकम टॉपर इन स्कूल और टू बिकम टॉपर इन बस्ती एंड क्रिएट हिस्ट्री ऑल्सो। सो ये कह रहा है कि आपसे कि मुझे जो है वो 6 आवर की आप स्लीप दें। माइंड आपसे कह रहा है तो मैं तुम्हारा जो काम है इजीली कर दूंगा। तो सही है ना, माइंड की भी सुन ले, आपका माइंड जो है 6 आवर की स्लीप मांग रहा है, तो आप इसको प्रॉपर स्लीप दें। और कह रहा है कि तुम जो है वो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क तो कर रहे हो, बोझा उठा करके स्कूल जा रहे हो बैग लेकर के, और जो है कोचिंग भी जा रहे हो, फिर कोचिंग पढ़ने भी घर पे भी आ रहे हैं, फिर ट्यूशन भी पढ़ रहे हो, फिर रिवीजन भी पढ़ रहे हो, सारा कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ो, कंसंट्रेशन हो करके पढ़ो कि क्लास में एक बार जो बता दिया गया, इतना ज़बरदस्त कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए कि वो भूले ही ना, कि आपको दोबारा रिवाइज़ जब करें तो वो दोबारा आपका रिवीजन हो, फिर जब पढ़ें तो आपका 3 बार रिवीजन हो, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो है एक चीज़ समझ में आना, ठीक है। एक चीज़ होती है समझ आना, ये समझ आना और समझ में ना आना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि मुझे जो है वो समझ में नहीं आ रहा है या मुझे जो है वो समझ में आ रहा है, ये सारी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। एक और चीज़ आप जानते होंगे कि याद नहीं हो रहा है, ठीक है, याद नहीं हो रहा है या याद हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस क्या होता है कि बार बार अपनी आंखों के सामने उन चीज़ों को लाएं। अभी मैं आपको बायो पढ़ा रही हूँ, कुछ दिन बाद अगर बायो ना पढ़ाऊँ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद मुझे भूल जाएंगे आप, क्योंकि आप मुझे नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और आपको भी मैं शायद भूल जाऊँ कुछ साल बाद कि बहुत होनहार बच्चे थे भाई लेकिन वही चीज़ें हैं, जितनी बार चीज़ें सामने आती हैं उतना ही हमें याद होता है। तो याद होना ना होना कुछ नहीं है, मुझे आता है, मुझे नहीं आता, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। चीज़ों को कंसंट्रेट होकर के माइंड को अलर्ट रखें। जब भी कोई चीज़ आप पढ़ें, सपोज़ दैट आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आपका टोटल 100% जो है वो कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे ही होना चाहिए, कि आपको ये ना याद रहे कि मुझे अभी क्लास लेनी है, मुझे अभी HW वर्क करना है, मुझे कॉपी लिखनी है, ये सारी चीज़ें ना होनी चाहिए। जब आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ ही पढ़ें, ठीक है। जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी ही पढ़ें, ओके। और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 मिनट जो है वो ईच एंड एवरी डे सारे सब्जेक्ट को दें। पता चले आप मैथ्स क्या कर रहे हैं, मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, 3 घंटा आपने मैथ्स को दे दिया, 2 घंटा आपने साइंस को दे दिया, SST हिंदी इंग्लिश कुछ पढ़ाई नहीं। तो ये सारे जो होते हैं SST हिंदी इंग्लिश, ये सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इसमें 100 आउट ऑफ 100 बिना किसी मेहनत के आ जाता है, बस कंटिन्यूटी से आता है, रिवीजन से आता है, ठीक है, और गोल को याद करने से आता है, ठीक। तो खैर, लेक्चर का मोटिवेशन का तो था नहीं ये वीडियो, ये था रिवीजन का। आपका लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन इज़ कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है मुझे। कल तो क्लास है आपकी, मंडे फ्राइडे सैटरडे 3 डेज क्लास होंगी आपकी ऑफलाइन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन। बेसिकली रिस्पायरेशन होता क्या है, कुछ नहीं है, बस एक सिंपल चीज़ जान लें कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ताकि हमें एनर्जी मिल सके, यही बस रिस्पायरेशन है।
अब इस रिस्पायरेशन में, इस एनर्जी को लेने में, इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ पे ऑक्सीजन लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है, एनर्जी जो ये आप मिल रही है हमें वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट इसका है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करना और एनर्जी को स्टोर करना और यूटिलाइज़ करना, यही आपका रिस्पायरेशन होता है बेसिकली। चले एलन का वन बाय स्टेप पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है आपका, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। देखें अभी मैंने बताया आपको, ये थोड़ी सी शानदार डेफिनेशन है ना, कि आप जो है वो जब लिखें तो ऐसे ही देखें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन भी कर देंगे तो वह क्या बात ही रहेगी फिर। ठीक, आलोक की हैंड राइटिंग बहुत पुअर है, अक्षांश की भी बहुत पुअर है, श्रेया की हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बेटा, हैंड राइटिंग से हो सकता है आपके 1-2 मार्क्स कम हो जाए। और कई बच्चों की हैंड राइटिंग जो है वो, शिवम की भी हैंड राइटिंग नहीं ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग अगर हैंड राइटिंग पे भी वर्क करें तो अच्छा रहेगा थोड़ा। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है भाई। इंट्रोडक्शन में आपकी एलन कह रही है कि मोस्ट लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबको नहीं, लेकिन मोस्ट लिविंग बींग्स में बैक्टीरिया भी आता है, यीस्ट भी आता है, तो इसलिए कहा गया है मोस्ट लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ज़्यादातर को ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए। अब क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्ट करता है फूड मॉलिक्यूल्स के साथ, और like glucose present in body cell and burns them slowly to release energy। जो फूड मॉलिक्यूल हैं, जो ग्लूकोज हमने डाइजेशन में स्टोर कराया था, उसको क्या करता है, ऑक्सीजन ब्रेक करता है और रिलीज़ करता है एनर्जी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो किस फॉर्म में स्टोर हुई है, एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी जो स्टोर हुई है हमारी, उसमें कुछ केमिकल्स है, उसमें कुछ फॉस्फेट ग्रुप है, एडेनिन ग्रुप है, ठीक, 3 फॉस्फेट ग्रुप है, इसलिए हमने कह दिया कि एटीपी उसको कहा जाता है, जिसमें स्टोर होती है एनर्जी, जिस फॉर्म में। नहीं, आगे क्या कह रहा है, द बॉडी कैन यूज़ दिस स्टोर्ड एनर्जी वेन एवर इट वॉन्ट्स टू डू सो। ठीक है, जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जब हम बॉडी हमारी एनर्जी चाहती है, तब ये यूज़ करती है एनर्जी। अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया भाई क्लियर आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, तो सही है, रिस्पायरेशन को 2 टाइप में बांट दिया गया है, एरोबिक एनारोबिक। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिस्पायरेशन अकेले जो था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो साइंटिस्ट लोगों ने या फिर जो ऑब्जर्वेशन किया गया, जो एनालिसिस किया गया, उसमें कहा गया कि चलें रिस्पायरेशन को 2 पार्ट में बांट देते हैं भाई, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट जो आया आपका नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, वो एरोबिक है। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी, ये एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। जिधर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, वो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, और उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो ग्लूकोज जी थे, पहले वो ब्रेक हो गए 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, उसका नाम दे दिया गया पायरुवेट। ठीक, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से CO2 H2O और एनर्जी निकली कितनी, 38 ATP। ठीक, तो यानी कि ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन था, इसमें याद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और क्या याद करना है आपको, अगर स्टेप्स ये याद करने के लिए पूछ ले तो इसमें याद करने वाली चीज़ें क्या होती हैं, कि जो फर्स्ट स्टेप होता है कि ब्रेकडाउन जब पहली बार हुआ तो क्या बना, यहाँ पे पायरुवेट बना, 2 पायरुवेट बने, 2 मॉलिक्यूल बने, जो 2 पायरुवेट बने जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है उसमें, और उस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है और साइटोप्लाज्म में होती है। ये मैंने क्लास में बताया था, कहीं भी बताया था, मुझे याद आ रहा है, कोई बात नहीं, रिवीजन चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा इसका ब्रेकडाउन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, तब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, और क्या क्या बन गया, CO2 बन गया, H2O बन गया, और 38 ATP निकला। तो इसमें आपको याद करने वाली चीज़ 38 ATP है। और ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ये याद करने वाली होती है कि फर्स्ट जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, कि पहली बार जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, तो उसको उससे क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, और कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, जब दोबारा पायरुवेट का जब ब्रेक डाउन होता है CO2 और H2O में, वो कदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एनर्जी जो थी कितनी मिलती है, 38 ATP। सही, तो इसमें क्या याद करना है, क्या रटना है आपको, कुछ भी नहीं, बस आप सोचें कि आपने जो पनीर चाउमीन नहीं, हक्का नूडल्स खा लेते हैं, जो आपने हक्का नूडल्स खाया हुआ है, जब वो ब्रेक हुआ तो पहले पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रोसेस में जब वो ब्रेक हुआ पायरुवेट में गया, उसके बाद पायरुवेट से क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया, माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन दिया,
H2O दिया और कितना ATP दे दिया, 38 ATP। ठीक है, बस चीज़ों को रिलेट करना सीख लें, अपने आप से ज़रूर रिलेट किया करें तो समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ आसान भी नहीं है, इट्स अप टू यू कैसे आप उसको उन चीज़ों को लेते हैं। अब आप ये सोचें कि रिस्पायरेशन क्या होता है, क्या होता है ये, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। बस बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस आप खा रहे हैं, एनर्जी मिल रही है। कैसे मिल रही है? रिस्पायरेशन की वजह से। क्यों रिस्पायरेशन हो रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं अपना, वही तो हेल्प कर रहे हैं आपकी फूड में। क्या कर रहा है वो? एनर्जी दे रहा है। किस फॉर्म में दे रहा है? ATP के फॉर्म में दे रहा है। देखें, कुछ मुश्किल नहीं है ना, बहुत ईजी है सारी चीज़ें। मेरे साथ पढ़ें, थोड़ा एफ़र्ट मैं करूँ और थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट आप करेंगे तो श्योरली वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन। एंड मुझे फेसेस आपके दिखाई दे रहे हैं जो पूरे बस्ती में लगेंगे, सब बोर्ड बोर्ड पे चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लगा होगा इनका चेहरा। आप, मैं नाम तो नहीं लूँगी वरना डिप्रेशन में आ जाएंगे कुछ लोग कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं। और मुझे ब्लाइंड फेथ है, जिसको ब्लाइंड कहा जाता है। फेथ मतलब आँख बंद करके मुझे एकदम श्योर हूँ मैं कि इनका तो आना ही आना है, श्योर है। ठीक है, तो वही कॉन्फिडेंस आप भी डेवलप करें थोड़ा सा और हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा चलें, सही, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी वरना ओवर हो जाएगा। जितना पढ़ाया उसको रिवाइज़ करें, उसको माइंड में रखें, कॉपी के लिए ना रखें और बाद के लिए ना रखें, फ़ौरन रिवाइज़ करें। ओके, चलें, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ हेल्दी डे, हैव अ प्रोडक्टिव डे एंड डोंट स्टॉप, कीप मूविंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय, टेक केयर।